हेलो एवरीवन, क्या आवाज आ रही है सभी को? जल्दी से एक बार बता दो। एम आई ऑडिबल? जल्दी से वॉइस चेक दे दो। आवाज आ रही है तो स्टार्ट करते हैं। यस 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 यस। ठीक है, जल्दी जैकेट डाल लिया मैंने। मुझे याद आया कि नेक्स्ट टॉपर का तो पहना ही नहीं था, तो इसलिए इसलिए बहुत बढ़िया आवाज आ रही है भैया, सब बढ़िया, सब चंगा। स्कूल में प्री बोर्ड से परेशान हैं? आय हाय हाय, ये बड़ा दुख है यार। स्कूल में प्री बोर्ड वगैरह चल रहे हैं तुम सब, कैसा है क्या? ये स्टार्ट होने वाले होंगे अभी, है ना? काफी सारे बच्चों के तो प्री बोर्ड शायद स्टार्ट होने वाले हैं, राइट? राइट। चलो यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, कल अपना कितना डिस्कशन हो गया था बेटा? ये चैप्टर अपना थोड़ा सा बच गया था मेरे हिसाब से। इथेनोइक एसिड से, है ना? इथेनोइक एसिड से हमें स्टार्ट करना है आज, राइट? चलो स्टार्ट करें। क्या बोलती है जनता? यस, चलो बहुत सही। अरे ये इमोजीज को बंद कर दो पहले तो, ये इमोजीज से परेशान है भैया। अरे हो जा भाई इमोजीज। हाँ चलो भैया, ठंड लगती है प्री बोर्ड देते हुए, कोई सोल्यूशन बता दो। बेटा ऐसा करा करो, स्कूल में कम्बल रजाई लेके जाया करो और उसको ओढ़ के बैठ जाया करो, ठीक है? प्री बोर्ड देते देते कोई बात नहीं, ठंड नहीं लगेगी फिर। लेट अस स्टार्ट दोस्तों। इथेनोइक एसिड, इथेनॉल तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सारी रिएक्शन समझ आई थी? हमने जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन पढ़ी थी कि जो इथेनॉल होता है वो कैसे इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, क्या वो रिएक्शन सबको याद है? बताओ। उसमें कैटलिस्ट कौन होता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते थे, जरा नाम बताओ। चलो तुम्हारी थोड़ी सी याददाश्त भी चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, KMNO4 और K2Cr2O7। बहुत सही, बहुत सही। अब देखो बेटा, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबको पता है, सबको पता है। चलो, तो इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी जो दो रिएक्शन है वो तेरे पेपर के लिए बहुत जरूरी है। कौन सी? एक एस्टरिफिकेशन, एक सोपिनिफिकेशन। पहले प्रॉपर्टीज देखो। इथेनोइक एसिड जो होता है वो एक प्रकार का कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा होता है बेटा? वो कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। पहली चीज तो उसका जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है। सोर क्यों? क्योंकि वो एक एसिड है, और तुम्हें पता है एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसकी जो स्मेल होती है वो विनेगर की तरह होती है। अच्छा, तुमने देखा होगा विनेगर जो होता है आपके घरों के अंदर कहीं ना कहीं यूज होता होगा, है ना? या फिर आप वो नूडल्स वूडल्स वाली दुकान पे नहीं जाते? अरे भैया अभी चाउमीन बना दूंगा, है ना? वो जो होता है उसमें विनेगर डलता है, देखा होगा आपने। विनेगर बनता पता है किससे? विनेगर किससे बनता है? विनेगर बनता इथेनोइक एसिड से ही है। अभी समझाता हूं वो भी। अच्छा, इथेनोइक एसिड का एक और नाम होता है एसिटिक एसिड। ये नाम होता है किसका? इथेनोइक एसिड का। ये इसका एक और नाम है क्या? एसिटिक एसिड। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो इथेनोइक एसिड है ना, अगर आप थोड़े से भी ठंडे इंवायरमेंट में इसे डालोगे, यानी सर्दियों में इसको रख दोगे, फ्रिज में इसको रख दोगे, तो ये ना जम जाता है, ये फ्रीज हो जाता है। When pure CH3COOH is freezed, it form colorless ice like solid। वो एक आइस लाइक सॉलिड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल यानी जमी हुई, है ना? तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इथेनोइक एसिड के यूजेस क्या होते हैं? पहली चीज, ये काम आता है कहां पर? जो मैं आपको बोल रहा था ना अभी, विनेगर बनाने के काम आता है। तो देखना बेटा, यूज टू मेक विनेगर, यानी 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिजोल्व इन वाटर। यानी 5 से 8% अगर आप एसिटिक एसिड को लोगे, पानी में मिला दोगे, तो विनेगर बन जाएगा, जो कि हमारे घरों के अंदर क्या होता है? यूज होता है। ठीक है,
एंड इज यूज वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल, यानी जो अचार वगैरह बनाते हैं ना, पिकल्स बनाते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, तो वहां पर क्या डाला जाता है, यही विनेगर यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा इसका यूज क्या है, यूज टू मैन्युफैक्चर सेलुलोज एसीटेट, यानी कुछ मटेरियल्स बनाने के काम आता है ना, कुछ फाइबर बनाने के काम आता है। अगला, यूज टू मैन्युफैक्चर एसीटोन डाइज एंड परफ्यूम, याद रखना इथेनोइक एसिड जो होता है वो परफ्यूम्स के अंदर भी डलता है, काफी सारे परफ्यूम्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। एक मिनट ना, क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है, चलो डन है, डन है, डन है, डन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी ये सब क्या है, ये इथेनोइक एसिड के यूजेस हैं। ठीक है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये तो भैया हमें बहुत अच्छे से पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये एक प्रकार का क्या है, एसिड है, तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहली रिएक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैंने बहुत सालों से इस पे क्वेश्चन देखा है हर एक पेपर में, जो कि है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, है ना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन होती क्या है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इथेनोइक एसिड को लेते हैं और हम इथेनॉल को लेते हैं, और उन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। हम उन दोनों को क्या करते हैं बेटा, कंबाइन कर देते हैं, और उससे एक प्रोडक्ट बनता है जो कि है एस्टर। क्या बोलते हैं उसको हम, एस्टर, एस्टर, है ना। अब ये रिएक्शन ना बच्चों को याद नहीं होती, तो मैं क्या बोल रहा हूं, याद करना भी नहीं है, क्योंकि वाई टू फियर वन पीके भैया इज हियर। अरे पीके भैया ट्रिक बता देंगे ना कैसे करनी है, आओ भाई पीके ट्रिक देखें। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर, सबसे पहले इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यही होता है क्या बेटा, बता दो जरा, क्या हमारा इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही दिखता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है जी। अब इसका रिएक्शन होगा किसके साथ बेटा, इथेनॉल के साथ। इथेनॉल कैसा दिखता है, इथेनॉल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, बता दो जरा। बहुत बढ़िया, हाँ भैया ऐसा ही दिखता है। ठीक है, अब इन दोनों की रिएक्शन हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अच्छा, मैंने तुम्हें कल बताया था H2SO4 कहां से है, H2SO4 भैया राजस्थान से है, जहां देखता है पानी खींच लेता है ना, तो वो क्या करेगा, यहां से पानी निकाल लेगा। पानी निकाल लिया वे, पानी निकाल लेता है। वो पानी कैसे निकालेगा, देखो यहां पर OH है, OH है, दिख रहा है, और यहां पर H है। अगर ये दोनों खींच ले तो ये क्या बनेगा बताओ, अगर यहां से H चला जाए, यहां से OH चला जाए, तो क्या बनेगा, वॉइस, वॉइस लैग कुछ नहीं है बेटा, हाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो पानी अगर ये यहां से खींच ले तो कोई दिक्कत है, तो यहां से H खींच लेता है, यहां से OH खींच लेता है। अब देखो बेटा कंपाउंड बनेगा कैसे, इसको ड्रॉ करो, देखो इसको ड्रॉ करो, C C डबल बॉन्ड O। अब यहां पर एक O बच गया, यहां पर एक O बच गया, क्योंकि H तो खींच लिया और यहां से OH खींच लिया, यहां से OH खींच लिया, तो कार्बन का ये वाला जो एंड होगा ये इससे जुड़ जाएगा, देखो। और इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। और साथ में क्या बनेगा बेटा, पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है, हाँ पानी बनेगा। अच्छा इसका ना एस्टर इसका कॉमन नेम है, बट इसका अगर आपको एक्चुअल नाम बताना है तो वो क्या होगा, सोचो। इसका एक्चुअल नाम होता है, याद कर लेना, इथाइल इथोनेट। क्या होता है बेटा, लिख भी दूंगा भी, इथाइल इथोनेट इस पूरे कंपाउंड का। वैसे एस्टर होता है, और एस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ना बड़ा मीठा होता है, यानी ये स्वीट स्मेलिंग होता है, इसलिए परफ्यूम वगैरह के अंदर भी यूज किया जाता है, वो अलग बात है, बट हाँ ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। तो ये क्या बन के आ गया, एस्टर, ठीक है। अब अगर तुम्हें एस्टर का फॉर्मूला लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे, देखो पहले हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो हर जगह, ठीक है। अब अगर तुम्हें एस्टर का फॉर्मूला लिखना है तो एस्टर क्या होगा बेटा, एस्टर होगा CH3COO। देखना वापस से देखो, देखो CH3COO आगे देखो C2H5,
H5। ये क्या है? ये है एस्टर यानी इथाइल इथोनेट। ये क्या है? एस्टर यानी इथाइल इथोनेट। बताओ, इथाइल इथोनेट। भाई देखो, मैं एक चीज बता देता हूं। आज ही मेरी टेक टीम से बात हुई है, हमारी जो टेक टीम है उनसे आज हमने बात करी है। और जितने बच्चे स्पैम कर रहे हैं, तो अब हम एक फंक्शन ला रहे हैं कि अगर आप स्पैम करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आप उस क्लास से बाहर हो जाओगे। ठीक है, एक दो दिन में फीचर आ भी जाएगा। और अगर आप फिर भी स्पैम करते हो अगली क्लासेस में, तो आपका ये जो बैच है ये कैंसल आउट हो जाएगा। फिर आप फोन मिलाते रहोगे टीम को और बैच आ नहीं पाएगा, तो आपका पैसा खराब हो जाएगा। और ये चीज मैं वैसे मना किया था, ये चीज बतानी नहीं थी हमें तुम्हें, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम अभी भी मान जाओ और सुधर जाओ कि ये स्पैम अभी मत करो। ठीक है, हम पढ़ लें, लास्ट में जब मैं बातें करता हूं तब तुम कुछ भी स्पैम करो, कोई दिक्कत नहीं, बट पढ़ाई के टाइम नहीं। ठीक है, पढ़ाई के टाइम नहीं करना हमें ये सब हरकतें, तो मैं बता रहा हूं, वरना क्लास से ब्लॉक हो जाओगे, बैच से ब्लॉक हो जाओगे, तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, वो मैं नहीं चाह रहा हूं, तो इसलिए ध्यान से सुन लो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम क्या कर सकते हो, रफ पेज में ना एग्जाम के दौरान ड्रॉ करके देख सकते हो कि यहां से H जाता है, यहां से OH जाता है, पानी बन जाता है, और फिर तुम इनको दोनों को जोड़ दो तो ये आ गया HCOO C2H5। बस, ठीक है, बस बात खत्म। तो इसको हम बोलते हैं सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और एस्टर कैसा होता है? एस्टर होता है एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। अगर ये समझ आया तो एक बार चैट में पी के लिख के दिखा देना। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब आता है अगला रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, है ना। कुछ लोग जैसे मेरे जैसे लोग इसको सोपिनिफिकेशन बोलते हैं, वैसे इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, है ना। बट मेरे जैसा कमजोर अंग्रेजी वाले लोग इसको बोलते हैं सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। बट जो भी तुम्हें बोलना है फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग आनी चाहिए, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम इसी चीज को लेते हैं, इथाइल इथोनेट। इथाइल इथोनेट जो कि था एस्टर, इस एस्टर को उठाएंगे हम, और इस एस्टर को उठा के हम क्या करेंगे, रिएक्शन करा देंगे इसकी, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ये रिएक्शन भी तुम्हें याद नहीं करनी है। देखो, पहले बनाओ एस्टर। एस्टर क्या था? ये था एस्टर, बताओ, यही था एस्टर। अब इसकी रिएक्शन होगी NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। तो बताओ अब क्या होगा? क्या होगा? देखो, होगा क्या कि यहां से ये टूट जाएगा, यहां से कंपाउंड टूट जाएगा, और ध्यान से समझना, ये भी यहां से टूट जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो Na है ना, Na, ये जो तुम Na देख पा रहे हो, ये Na तो इस O पे जुड़ जाएगा, और ये जो OH है ये इस पे जुड़ जाएगा। यानी बनाएंगे क्या? देखना बेटा, ONA। ठीक है, कैसे हुआ? ये बीच से टूटा, O और Na जुड़ गया। ठीक है, और ये जो OH है ये इन दोनों पे जुड़ जाएगा, यानी 2 कार्बन की चेन पे एक OH जुड़ गया। अब मुझे ये बताओ इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? भैया ये तो देखा देखा सा लग रहा है, भैया कहीं ये एल्कोहल तो नहीं, यानी ये इथेनॉल तो नहीं? बिल्कुल। इज इट इथेनॉल? यस, बिल्कुल। क्या ये इथेनॉल? ये एक दूसरा कंपाउंड बन के आपके हाथ में आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या? इसका कोई नाम बता सकता है? चलो मैं अभी बता दूंगा। वैसे इससे मिलता जुलता एक हमने कंपाउंड देखा था जो कि था सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, याद आया कुछ? सोडियम इथॉक्साइड कब बनता था? हाँ, जब एल्कोहल के साथ, इथेनॉल के साथ रिएक्शन होती थी, किसकी? सोडियम मेटल की। तो क्या बनता था? सोडियम इथॉक्साइड बनता था। तो जो सोडियम इथॉक्साइड था वो थोड़ा डिफरेंट था। अगर तुम्हें याद हो, ये था हमारा एल्कोहल, इथेनॉल, जब इसकी रिएक्शन होती थी Na के साथ,
तो ये बनाता था CCONA, ये होता था सोडियम इथॉक्साइड। बट एक्चुअली में ये थोड़ा इससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि देखो उसमें तो बस ONA था, इसमें एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल नाम होगा ना बेटा, इसका जो एक्चुअल नाम होगा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम इथोनेट। क्या होगा? सोडियम इथोनेट। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये रिएक्शन तुम देख सकते हो। रिएक्शन में क्या हुआ कि हमने लिया क्या? इथाइल इथोनेट। इथाइल इथोनेट हमने लिया जो कि एस्टर था। एस्टर की रिएक्शन कराई NaOH के साथ हीट की प्रेजेंस में, और फिर उसने क्या दिया? उसने दिया सोडियम इथोनेट। सोडियम इथोनेट और एल्कोहल यानी इथेनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। अगर समझ आया तो बताओ। भैया सोडियम इथोनेट और सोडियम इथॉक्साइड में कंफ्यूजन है। देखो बेटा, तुम्हारे टाइम पे कंफ्यूजन मुझे भी होती थी कि किस रिएक्शन में क्या बनता है। तो मैंने कैसे याद किया? एक क्रिंज तरीके से मैंने याद किया था। मैंने ऐसे याद करा, इथोनेट, नेट में क्या आता है? एट, यानी जिसको हम खा सकते हैं, है ना। और मैंने ऐसे याद करा था कि इस रिएक्शन का नाम होता है सेपनिफिकेशन रिएक्शन। मैं इसको बोलता था सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। तो मैं ऐसे याद करता था, सोपिनिफिकेशन रिएक्शन यानी सोप को मैं नहाते वक्त खा जाता हूं। सोप को मैं नहाते वक्त खा जाता हूं। तो सेपनिफिकेशन रिएक्शन में कुछ खाने वाली चीज बनेगी। खाने वाली चीज यानी सोडियम इथोनेट। इथोनेट, एट, एट यानी खा गया। ठीक है, तो थोड़ा क्रिंज तरीका है पर याद हो जाएगा, है ना। सोडियम इथोनेट ऐसे बनेगा, और सोडियम इथॉक्साइड कब बनता था? उस टाइम पे बनता था। तो ये बच्चे थोड़ा नाम में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक भी दे दी है। ठीक है, चलो डन है, बताओ। क्या बात है? चलो डन। ये दो रिएक्शन याद रखना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इनके भी क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब एक दो रिएक्शन हम और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इथेनोइक एसिड है वो एक एसिड ही तो है, और एसिड की अगर रिएक्शन बेस के साथ होती है तो एक सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट के साथ साथ क्या बनता है? सॉल्ट के साथ साथ भैया पानी बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी जब भी रिएक्शन किसी भी बेस के साथ होगी तो एक तो सॉल्ट बनेगा। ये देखो, ये सॉल्ट क्या है? वही जो अभी हमने पढ़ा, सोडियम इथोनेट। ठीक है, और साथ साथ में पानी बन जाता है। साथ साथ में क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। इसमें कुछ नहीं हुआ बेटा, ये जो Na था ये इस H को डिस्प्लेस करके इसकी जगह जुड़ गया, बस इतना सा काम हुआ है। ठीक है, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो, एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाय कार्बोनेट के साथ क्या होती थी? बताओ। एसिड भैया जब रिएक्ट करते थे मेटल कार्बोनेट या मेटल बाय कार्बोनेट के साथ तो एक सॉल्ट बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी और पानी बनता था। तो वही तीन चीजें बनेंगी यहां पे भी। फॉर एग्जाम्पल, इथेनोइक एसिड अगर रिएक्ट करता है किसके साथ? Na2CO3 के साथ, पहले तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट वही बनेगा सब में सेम, सोडियम इथोनेट। वही सॉल्ट है, देख लो, सोडियम इथोनेट। और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा? पानी बनेगा। तो वो दो चीजें तुम्हें पता ही है ना। सिमिलरली अगर कोई हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, तो इसमें भी वही सेम चीज बनेगी। देखो, सोडियम, वही इथोनेट, है ना। अच्छा, कंफ्यूज मत हो ना, सोडियम एसीटेट बोल दो या सोडियम इथोनेट बोल दो, एक ही बात होती है। मैं रिकमेंड करता हूं इथोनेट। एसीटेट तुम मत लिखना, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं गिवन है, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। बट दोनों चीजें सेम ही होती हैं, सोडियम इथोनेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बाकी चीजें तो सेम ही है। चलो, क्या हमें ये रिएक्शन भी समझ आ गई है? अगर समझ आ गई है तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है सोप्स एंड डिटर्जेंट। चलो,
अब मुझे एक क्वेश्चन बताना जरा, एक कंपाउंड था X, उसकी रिएक्शन कराई Y के साथ, ठीक है, तो एक कंपाउंड बन गया Z, प्लस में पानी बना था, और ये जो Z था ना, ये एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस था जो कि परफ्यूम के अंदर यूज होता है। और फिर क्या हुआ कि इस Z की जब रिएक्शन एक बेस के साथ कराई तो हुआ क्या कि ये जो X था ना, ये X हमें वापस मिल गया। तो मुझे एक बात बताओ, X, Y और Z क्या क्या है? देखो, जब भी जिक्र होता है, जब भी बात होती है किसी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस की, तो तुम्हें पता होना चाहिए जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है वो है एस्टर, यानी Z होगा एस्टर। एस्टर किससे बनता है बेटा? एस्टर बनता है, बताओ जरा, एक होगा इथेनॉल, इथेनॉल, और एक होगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक होगा इथेनॉल और एक होगा इथेनोइक एसिड, ठीक है जी, बहुत सही, इतना क्लियर हो गया है ना। पर भैया कौन सा इथेनॉल कौन सा इथेनोइक एसिड कैसे पता चलेगा? अब दूसरी रिएक्शन देखो, एस्टर की रिएक्शन, एस्टर की रिएक्शन, एस्टर क्या था बेटा, एक बार वापस से लिखना स्टार्ट करो, CH3 COO C2H5, ये था एस्टर, ठीक है, यही था इथाइल इथोनेट, ठीक। इसकी रिएक्शन जब एक बेस के साथ होती है तो वो क्या देता था, याद करो, एक तो सोडियम इथोनेट देता था और उसके साथ क्या देता था, इथेनॉल देता था, याद आ गया, इथेनॉल देता था। यानी X जो है वो क्या है, इथेनॉल है, X जो है वो इथेनॉल है, Y जो है वो इथेनोइक एसिड है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, कौन सी ब्लैक स्क्रीन? डन है, चलो बहुत सही, बहुत सही, ओके जी, तो इतना समझ आ गया। अरे मूर्खो, मूर्ख बालक बालिकाओं, बता दो यार, इतना समझ आया तुमको, मजा आ रहा है, ठीक है, बहुत सही। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट मुश्किल सवाल करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें मजा आता है भैया, मजा मजा बहुत जरूरी है, तो आओ जरा थोड़े से और मजे लिए जाए। और अब हम एक कंपाउंड बोल रहा हूं मैं एक्स, ठीक है, उस एक्स की जब मैं रिएक्शन कराता हूं K2Cr2O7 के साथ, तो वो एक कंपाउंड देता है Y, ठीक है, ठीक है। अब ये जो X है, ये जो X है, ध्यान से समझना बेटा, इस X की रिएक्शन जब मैं H2SO4 के साथ कराता हूं तो ये एक कंपाउंड देता है W, ठीक है, और जब X और Y की रिएक्शन कराता हूं तो एक कंपाउंड मिलता है Z प्लस पानी। अब मुझे बताओ XYZW क्या है, XYZW क्या है, बताओ। बहुत बढ़िया, देखो, तुम्हें अगर रिएक्शन याद हो, इथेनॉल K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता था और इथेनोइक एसिड बनाता था, तो X तो होगा इथेनॉल, Y होगा इथेनोइक एसिड, और इन दोनों की रिएक्शन से Z बनेगा, Z क्या है, एस्टर, वो तुम्हें पता है। बट भैया ये बीच वाली रिएक्शन क्या है, याद कर, इथेनॉल का जब रिएक्शन कराते थे H2SO4 के साथ, जो कि राजस्थान से था, वो पानी मांग लेता था बात बात पे भैया पानी मांग ले रहा है। अब जब उसने पानी मांग ही लिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी कि एक कंपाउंड बनता था जिसको हम बोलते थे इथीन, याद आया, याद आया, सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता था इथीन, क्लियर, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, चलो डन है। चलो ओके जी दोस्तों, ये भी डन हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन ना बेटा बहुत आते हैं, जैसे मैं तुम्हें अभी दिखा भी देता हूं, ये क्वेश्चन तुम करो, जितने बच्चे क्लास लीग लिख रहे हैं, मुझे पता है आजकल ये एक दो खुराफाती जो कंपनियां हैं, अब मैं क्या ही बोलूं, है ना, ये क्लास लीग बच्चे नहीं करते, ये क्लास लीग कुछ कंपनियां करती हैं, ताकि वो ये दिखा सकें कि देखो नेक्स्ट टॉपिक जो क्लास होती हैं वो तो यूट्यूब पे या फिर अलग अलग वेबसाइट्स पे स्ट्रीम हो जाती हैं, इनकी क्लासेस लीक हो जाती हैं, तो ये तो इनका तो बेकार वो है, इनका तो बैच नहीं लेना चाहिए। तो
ये कुछ कंपनीज वाले करते हैं, बट ठीक है, इसको हम ठीक कर देंगे, थोड़ा समय दो, ये मैटर भी हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा। चलो, a compound X is an alcohol. When X react with Y in the presence of concentrated H2SO4, it forms a sweet smelling substance Z. Z होगा एस्टर, ये होगा इथेनॉल, और Y होगा इथेनोइक एसिड। ठीक है जी। When Z is treated with NaOH, जब एस्टर की रिएक्शन होती है NaOH के साथ, it breaks to give Y dash और X dash। अब Y dash क्या होता है बताओ मुझे। पहले तो एक तो होता है इथेनॉल, और एक होता था क्या, एक होता था, बोलो, सोडियम इथोनेट। अरे सोपनिफिकेशन रिएक्शन, सोप को मैं खा सकता हूं मतलब एक्चुअली भी नहीं खा सकता, बट खा सकते हो। सोप को भैया मैं खा सकता हूं, तो इसमें आएगा क्या, सोडियम इथोनेट, 8 खा गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द स्पेशल टर्म फॉर ब्रेकिंग ऑफ जेड बाय NaOH? उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम सेपनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। Why is H2SO4 added during formation of Z? Because H2SO4 is a dehydrating agent, और वो क्या करता है, पानी खींच लेता है भैया, पानी पानी पानी। चलो, a compound X having 2 carbon atom in its molecule turns blue litmus red। एक कंपाउंड है X जिसके अंदर 2 कार्बन के एटम है, और वो क्या करता है ना, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। यानी इससे हमें पता चल गया वो एक एसिड है। और हमने कौन सी एसिड पढ़ी है हमारे सिलेबस के अंदर, हमने 2 कार्बन वाली एसिड कौन सी पढ़ी है, CH3COOH, दैट इज इथेनोइक एसिड। तो X तो होगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, एंड 5 to 8% ऑफ सोल्यूशन ऑफ X इन वाटर वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। तो आपको पता है इथेनोइक एसिड को पानी में मिला के एज अ विनेगर यूज किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X, आपको बता दिया है, राइट इट स्ट्रक्चर, तो आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है। चलो, कंपेयर इट्स पीएच नेचर विद मिनरल एसिड। अच्छा, मिनरल एसिड कौन सी होती है, वो जो नेचुरल एसिड होती है ना, वो होती है मिनरल एसिड। फॉर एग्जांपल H2SO4 HCl, ये है मिनरल एसिड। तो एक बात मुझे बताओ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, CH3COH या फिर HCl, कौन है भैया? ऑब्वियस सी बात है, CS ये वाला जो है HCl ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो मुझे एक बात बताओ, पीएच किसका कम होगा, इसका। जितना कम पीएच उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पीएच HCl का कम होगा एज कंपेयर टू CH3COH। X on reacting with alcohol produces sweet smelling substance compound used in making perfume. Name the reaction, esterification reaction. Write the chemical equation. When sodium carbonate is added to X, क्या बोला है, इसकी अगर रिएक्शन, ये X था, सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करा दें, a colorless gas is produced which turns lime water milky. Write the chemical equation for the reaction. आपको पता है इसमें गैस निकलती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या बनता है, एक तो बनता है CH3COONA, प्लस बनता है H2O, और प्लस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, डन है। चल, क्लियर, बताओ जरा। कंप्लीट दी फ्लो चार्ट एंड नेम अ रिएक्शन। देखो, इसकी फ्लो चार्ट कंप्लीट करनी है। इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, इथेनोइक एसिड बनती है। अगर रिएक्शन कराओगे इथेनोइक एसिड की, यानी इथेनोइक एसिड की अगर रिएक्शन होगी NaOH के साथ, जो कि एक बेस है, तो क्या बनता है, तो बनता है एक सॉल्ट, जो कि होता है क्या, सोडियम इथोनेट। बहुत बढ़िया।
वाई इज इथेनोइक एसिड कॉल्ड अ वीक एसिड? ये एक वीक एसिड क्यों होती है? क्योंकि आपको वीक एसिड की डेफिनेशन पता है। क्या होती थी वीक एसिड? जब पानी में आप उसको डालोगे तो इट विल नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, यानी वो पूरी तरीके से पानी में टूटता नहीं है, और जो पूरी तरीके से नहीं टूटता वो क्या कहलाती है? वीक एसिड कहलाती है। ठीक है, और टूट के क्या देता था? ये H+ आयन देता था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आपको बस इसमें वीक एसिड की डेफिनेशन लिखनी थी और कुछ भी नहीं था। और कोई सवाल बच गया क्या भैया? कोई बढ़िया सा? हाँ, a fruity smelling compound is formed when a ethanol and ethanoic acid react। ठीक है, ये क्या है भाई? अच्छा, असर्शन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। A fruity sweet smelling substance compound is formed when ethanol and ethanoic acid react। एकदम बात सही है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एस्टर। कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये बात भी सही है, बट क्या ये इसका रीजन है? क्या इन दोनों में कोई रिश्ता नाता है? नहीं नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर बी आएगा, आंसर बी आएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। और कोई सवाल दिखा दो बढ़िया सा। चलो आखिरी सवाल इसका। इथेनोइक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। क्या बात सही है? यस, असर्शन सही है। इट प्रोड्यूसेस H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। क्या बात सही है? ये बात भी सही है, बट क्या ये इसका रीजन है? क्या ये इसका रीजन है? ये मेरा सवाल है, जल्दी से चैट में बताएंगे। क्या लगता है, रीजन है या नहीं है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? बहुत बढ़िया, जितने बच्चे ए दे रहे हैं एकदम सही आंसर है। जितने बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि हाँ, ये इसका रीजन है कि देखो, वो ब्लू लिटमस को रेड में क्यों कन्वर्ट करता है? क्योंकि वो एक एसिड है, और एसिड का प्रूफ कब होता है? व्हेन इट प्रोड्यूसेस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी इनका एक करेक्ट रीजन है। आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के बेटा आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब ये एकदम डिफरेंट टॉपिक है, ये अलग ही है। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट में फर्क क्या होता है? आपने भी देखा होगा, घरों के अंदर सोप होता है, डिटर्जेंट होता है। ये बोलते हैं डिटर्जेंट जो होता है वो अच्छी तरीके से सफाई करता है, सोप उतने अच्छे से नहीं करता। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले एक डिफरेंस देख लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। तो देखो, अगर मैं सोप की बात करूं तो सोप आर दी मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन होती हैं जिसमें सोडियम या फिर पोटेशियम अटैच्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सोप। ये डेफिनेशन तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है? एक बार में समझ नहीं आती, ऑब्वियस सी बात है, बट याद कर लोगे बेटर रहेगा। डिटर्जेंट क्या है भैया? डिटर्जेंट में ना, यहां पे क्या यूज होता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होती, डिटर्जेंट में होता है सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड क्या होता है बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, बट यस, डिटर्जेंट्स आर दी सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। किसके बेटा? सल्फोनिक एसिड के ये सोडियम सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो सोप होता है उसका क्लीनिंग एक्शन कमजोर होता है, बट डिटर्जेंट का ज्यादा होता है। अच्छा, जो सोप होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी वो नेचर को हार्म नहीं करते। बट डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, याद रखना। ठीक है, कैसे होते हैं? ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बहुत सही। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सोप होता है ना, ये हार्ड वाटर में काम नहीं करता, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम करता है। अब तुम बोलोगे भैया ये हार्ड वाटर क्या है? पहले ये तो बताओ, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ये क्या है? पहले एक चीज समझो, सोप्स वर्क ओनली इन सॉफ्ट वाटर, पर डिटर्जेंट के लिए हार्ड सॉफ्ट कुछ नहीं है भैया, ये दोनों में काम करता है। अब हार्ड और सॉफ्ट में क्या डिफरेंस है, पहले ये देखते हैं। तो देखो, हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है ना, ग्राउंड, जमीन का पानी, उसमें ना कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन मिक्स होते हैं पानी में, और इसलिए हम उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर क्या होता है? कंटेन्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन, इट हैज हाई मिनरल कंटेंट। ग्राउंड वाटर इसका एग्जांपल है। अगर मैं सॉफ्ट वाटर की बात करूं तो जैसे बारिश का पानी आता है, उसमें मिनरल कंटेंट बहुत कम होता है, कंटेन्स सोडियम आयन, इसमें सिर्फ सोडियम के आयंस होते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर में सोप्स इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन सॉफ्ट वाटर में सोप्स इफेक्टिव होते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। क्लियर है? क्लियर है क्या? ठीक है, सोप्स डिटर्जेंट समझ आया, उसके अलावा भैया और क्या समझ आया? हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर समझ आया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ सोप।
अच्छा ये बताओ स्ट्रक्चर ऑफ सोप कैसा दिख रहा है तुम्हें? ये है सोप, हाँ सोप, ये है सोप। हाँ ये सोप का स्ट्रक्चर है बेटा। सोप जो होता है ना उसका एक हेड होता है, एक टेल होती है। सोप का एक हेड, अरे यार ये जो लिख रहा है स्पर्म सेल जैसा दिख रहा है। मान जाएगा, मान जाएगा, ये पिटके ही मानेगा, है पिटके ही मानेगा। ये हेड है, ये इसकी टेल है ना? हाँ बोल सकते हो थोड़ा थोड़ा सेम है बट ठीक है। तो एक सोप का भी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। अब समझते हैं सोप का क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है। सोप हमारे कपड़ों को सफाई कैसे करता है, तो समझना बेटा। सोप का जो सर होता है, जो हेड होता है, हेड जो है इसको पानी पसंद है, हेड को पानी पसंद है और टेल को पानी पसंद नहीं है। यानी आप बोल सकते हो, अब इसको याद कैसे करते हैं। हेड, हेड को पानी पसंद है ना, सर को जो है पानी पसंद है पर टेल को पानी पसंद नहीं है। ठीक है, सर को पानी पसंद है, अरे पानी जाएगा दिमाग चलेगा, तो सर को पानी पसंद है। यानी हेड जो होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी पानी पसंद है। और हाइड्रोफोबिक होती है टेल, टेल को पानी पसंद नहीं है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे होता क्या है। मान लो आपका जो कपड़ा है उस कपड़े पे कोई ऑयल का कोई डर्ट आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है डर्ट, इसके अंदर ऑयल है। अब आप इसके ऊपर क्या करोगे, आप इसके ऊपर सोप लगाओगे, सोप घिसोगे, है ना? तो जैसे आप सोप लगाओगे, सोप के दो, एक हेड एक टेल। अच्छा हेड को तो पानी पसंद है तो हेड तो जाएगा पानी में, लेकिन टेल को पानी पसंद नहीं है, तो टेल आएगी इस डर्ट के अंदर और हेड दूसरी तरफ जाएगा। टेल कहां जाएगी, टेल पानी से दूर जाएगी, और पानी से दूर क्या है, पानी से दूर है डर्ट। तो टेल जाएगी यहां पे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ऐसे सोप के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी डर्ट को जकड़ लेंगे। कैसे जकड़ा, जो टेल थी वो तो चली गई इसके अंदर, डर्ट के अंदर, हेड गया पानी में। अब भैया इसको जकड़ लिया है, अब इसका खेल खत्म है। अब तो खेल खत्म है भैया तुम्हारा। अब क्या होगा, अब आप कपड़ों को ऐसे रगड़ते हो, फिर पानी से ऐसे निचोड़ निचोड़ के ऐसे जक कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि ये जो डर्ट होती है ये पानी के अंदर डिसॉल्व होकर आपके कपड़े से गायब, गायब। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं बेटा, मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये होता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप के दो एंड याद रखना, सर को पानी पसंद है, हेड को पानी पसंद है, सर में पानी जाएगा तो दिमाग तेज चलेगा, इसलिए सर को पानी पसंद है। टेल को पानी पसंद नहीं है, टेल में पानी नहीं जाना चाहिए। अरे मेरी कहां पूंछ है भाई, इसकी पूंछ की बात कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना समझ आया। तो ये होता है मिसेल फॉर्मेशन, इस प्रकार से मिसेल बनता है। ये आप देख सकते हो, इस प्रकार से मिसेल बन जाता है। ठीक है, हेड तो दूर है और टेल जो होती है वो पानी के अंदर होती है, ये डायग्राम याद रखना। अब क्लीनिंग एक्शन जो सोप का होता है वो पूछ लिया जाता है बहुत बार, इस पर डबल स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार मार्क कर लो इस प्रोसेस पे, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैं आपको पढ़ के सब कुछ सुना चुका हूं बट एक बार देख लो। द आयोनिक एंड ऑफ द सोप इंटरैक्ट विद वाटर। अब देखो सोप का जो हेड वाला एंड होता है ना, उसी एंड को हम बोलते हैं आयोनिक एंड। क्या बोलते हैं बेटा, आयोनिक एंड। हेड जो होता है उसको हम आयोनिक एंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आयोनिक एंड जो होता है वो पानी में जाता है, वाइल द कार्बन चेन, ये जो पूरी टेल है इसको हम बोलते हैं कार्बन चेन, ये कहां जाती है, ऑयल में जाती है। सोप मॉलिक्यूल फॉर्म्स द स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल with one end oriented towards the oil droplet and the ionic end facing outward। यानी ये जो कार्बन चेन है, जो टेल है वो तो डर्ट में गई और हेड जो है वो बाहर की तरफ, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर। सोप मिसाइल हेल्प पुल आउट डर्ट इन दी वाटर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर ये प्रोसेस समझ आया तो चैट में पीके लिख देंगे। बताओ, क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ,
सही है, चलो ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगे। चलो नए साल शुरू हुए 10 तारीख हो गई है, पर तुम्हारा कमबैक कब होगा? अब तो पढ़ लो ढंग से भाई, 10 दिन हो गए हैं नया साल। जब नया साल शुरू हुआ था तुमने सोचा था कि भैया इस बार तो तहलका मचा देंगे, कुछ तो कर देंगे भैया। कहाँ गया तहलका तुम्हारे अंदर का? हाँ, अब भी ये स्पैम चलता ही रहेगा, चैट में स्पैम नहीं होगा ना तुम्हारे बंद कभी। कोई ऐसा समय आए जब एक क्लास में जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं और बच्चे आंसर पे आंसर कर रहे हैं, क्या मजा आ जाए, बट नहीं, स्पैम करेंगे हम तो। वाह यार, बताओ। डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये इस पे ना आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगाओ एक तो पहले तो। और ना ये असर्शन रीजनिंग में नहीं, ये क्वेश्चन बड़े लॉजिकल में आता है, 1-2 मार्क्स के अंदर ये आता है। ये पूछा जाता है वाई डज डिटर्जेंट, वाई डज सोप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता? तो देखो, हार्ड वाटर में होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन। तो जब ये सोप मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये क्या बनाता है? ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्कम। क्या बनाता है बेटा? स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, स्कम। ठीक है, क्या बनाता है? स्कम। मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या बनाते हैं? स्कम बनाते हैं। और स्कम होता है इनसॉल्युबल, जिसकी वजह से जो हार्ड वाटर होता है उसमें सोप वर्क नहीं करते। भैया पर डिटर्जेंट कैसे वर्क कर जाते हैं? क्योंकि डिटर्जेंट जो होते हैं वो स्कम नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं? डिटर्जेंट बनाते हैं फोम। फोम यानी झाग। और जब झाग बनता है तो कपड़े आपके अच्छे से धुल पाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहला क्या था? डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। ये रीजन भी सही है, क्योंकि ये कुछ इनसॉल्युबल नहीं बना रहे ना। समझ में आई? समझ में आया क्या? बताओ यार, मैं कितनी जरूरी बात कर रहा हूं और एक बच्चा लिख रहा है भैया 2026 के 10 दिन ऐसे निकल गए जैसे कि मैं उसके दिल से निकला था। क्या है भाई, इतनी जरूरी बात कर रहा हूं मैं कि डिटर्जेंट और सोप पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। पर तुम्हें तो 10 दिन निकल गए जैसे मैं उसके दिल से निकला था। पर्सनल हो गया ये तो, कोई बात नहीं। चलो, सही है, आंसर ए आ जाएगा। अगला देखते हैं, सोप क्लीन ऑयली डर्ट। क्या सोप जो होता है वो ऑयली डर्ट को निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है भैया, यही तो काम है सोप का। सोप मॉलिक्यूल फॉर्म मिसाइल इन वाटर। क्या सोप मॉलिक्यूल मिसाइल बनाते हैं पानी में? हाँ, ये भी सही है, बट क्या है इसका रीजन है? ऑयल, सोप क्लीन्स ऑयल डर्ट बिकॉज सोप मॉलिक्यूल फॉर्म मिसाइल इन वाटर। देखो, रीजन हो तो सकता है, रीजन हो तो सकता है। क्या लगता है तुम्हें, बताओ क्या लगता है तुम्हें? ए आएगा या बी आएगा? देखो, स्टेटमेंट दोनों ठीक है, बट ए और बी में कंफ्यूजन है बच्चों को। ए आएगा कि बी आएगा? ए आएगा, बहुत सही। क्योंकि इसका रीजन है, मिसाइल बनता है उसी की वजह से ही तो क्लीनिंग होती है। तो इसका आंसर ए आना चाहिए, लॉजिकली इसका आंसर ए आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सोप्स आर इनइफेक्टिव इन हार्ड वाटर। क्यों होते हैं इनइफेक्टिव? एबीसीडी में से जरा आंसर दो। पोल पोल देने का कोई सेंस नहीं है, आधे बच्चे तो जान पूछ के ये मेरे को मेरे हाथ मिल गए ना, कभी तुम ये मेट्रो वेट्रो में घूमते हुए अगर मेरे हाथ आ गए तो बेटा पहले मैं, तुम बोलोगे भैया एक एक भैया सेल्फी हो जाए। सेल्फी में मैं सबसे पहले तुमसे सवाल पूछूंगा कि ये बता कि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में काम क्यों करते हैं और सोप जो है वो हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करते। और फिर जो तुम चुप होकर निकल जाओगे ना वहां से अगली बार अगर मुझसे मिलो तो पहला सवाल मैं यही पूछूं, ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, है ना? मैं पूछ लूंगा,
मैं पूछ लूंगा, तुम्हारी सेल्फी धरी की धरी रह जाएगी भाई। चलो, पोल तो नहीं, नो पोल। बताओ। चलो, ये बहुत सिंपल है, बिकॉज दे फॉर्म्स कम। आगे बढ़े। हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुम्हें क्या पता था हाइड्रोफिलिक हेड को पानी पसंद था, टेल को पानी नहीं पसंद था? तो हाइड्रोफोबिक एंड कौन सा है? हाइड्रोफोबिक एंड है टेल। अब तुम्हें अगर स्ट्रक्चर याद हो बेटा, तो ये जो टेल होती है इसको हम बोलते हैं चेन, है ना? और जो हेड होता है वो होता है आयोनिक एंड। क्या बोलते हैं हम इसको? आयोनिक एंड। आयोनिक एंड। तो अब तुम ऑप्शन देखो, टेल में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है वो टेल कहलाती है, वो टेल कहलाती है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके तुमसे पूछा गया था, बट तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं करनी थी। ठीक है भैया, आजकल बहुत नींद आती है भाई। तुमने एक चीज तुमने कभी कैलकुलेट करी है कि अगर तुम डेली 8 घंटे सो रहे हो हर रोज, तो अगर आप पूरा अपना जीवन काल कैलकुलेट करोगे, है ना, तो आप अपने पूरे जीवन के अंदर अराउंड अराउंड 20 साल, 20 years सोने में निकाल दोगे। कैलकुलेट करके देखो एक बार, 20 साल सोने में निकाल रहे हो तुम, तो क्या फायदा इतना सोने का? इसी वजह से मैं नहीं सो रहा हूं। चलो, बहुत सही, आगे बढ़े। टेक 2 टेस्ट ट्यूब एक्स एंड वाई कंटेनिंग 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। ठीक है जी, दोनों में हमने क्या करा? दोनों में हमने हार्ड वाटर ले लिया है। इन एक्स टेस्ट ट्यूब एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन, और वाई में क्या करो? वाई में डिटर्जेंट डाल दो। इन विच टेस्ट ट्यूब विल फॉर्म फॉर्मेशन बी मोर, झाग कहां बनेगा? देखो, हार्ड वाटर में झाग कौन बनाता है? डिटर्जेंट बनाता है। तो डिटर्जेंट किसमें था? वाई में। तो वाई में तो बनेगा, झाग बन जाएगा। और इन विच टेस्ट ट्यूब स्कम विल बी फॉर्म्ड। स्कम क्या होता था? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। वो कहां बनेगा? वो बनेगा एक्स में, यानी जहां पर सोप सोल्यूशन होगा उस जगह पर। चलिए, बहुत बढ़िया, डन है। डन है क्या दोस्तों? दोस्तों बताओ। ओके, यस। चलो, क्या बात है, क्या? ओहो, फाइनली, 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 फाइनली। कार्बन एंड कंपाउंड्स का ये भारी भरकम इतना बड़ा चैप्टर दोस्तों खत्म हो चुका है। एंड अब हमारे बचे हैं बेसिकली 3 चैप्टर। द वन इज सबसे मुश्किल चैप्टर, क्लास 10th का सबसे मुश्किल चैप्टर, आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट क्लास 10th का सबसे मुश्किल चैप्टर बचा है। हेरिडिटी वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यस। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इजी चैप्टर, लल्लू चैप्टर, आसान चैप्टर, 2 दिन में खत्म हो जाएगा भैया। 2 दिन भी बड़ी मुश्किल से लगेंगे, बट 2 दिन में खत्म करा देंगे। ठीक, यहो। चलो, एनवाईक्यू करें? एनवाईक्यू करें? करके आए हो? एनवाईक्यू करके भैया, आप भी आगरा वाले मीटअप में? मीटअप नहीं है भाई वो, देख, तो पहली बात तो वो मीटअप नहीं है यार, मीटअप के तौर पे मत जाओ। वो जीत जीत इवेंट है, और उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, दिगराज सर भी नहीं होंगे, आपके शोहित भैया होंगे। उस इवेंट का मेन मोटिव क्या है? मोटिव आपको बता तो दिया होगा शायद शोहित भैया ने, कि बच्चों से पूछना कि आप क्या चाहते हो, कि अगर जेई नीट में कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, वो सारी चीजों का डाटा कलेक्ट करने के लिए, कि यार देखो बच्चों के फीडबैक ये हैं, तब जाकर कुछ अच्छी चीज हम बना पाएंगे ना यार। वरना तो हम भी बाकी लोगों की तरह कुछ भी कर देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, हम में और बाकियों में क्या फर्क होगा? अगर ये मिशन हमने सोचा है ना, मिशन जीत, तो इस मिशन जीत में कुछ अलग करेंगे ना। तो इस वजह से बात करने के लिए डिस्कशन, मीटअप नहीं है यार। वो क्या तुम मिलके फोटो खिंचवाने जा रहे हो क्या यार? थोड़ी तो शर्म कर लो। हम्म चलो, ऑनेस्टली बताओ, एनवाईक्यू करा है, यस और नो?
ऑनेस्टली बताओ, यस और नो? ठीक है, बताओ। वाह रे वाह, वाह रे वाह भाई वाह, सारे नो आए हैं। वाह रे वाह, क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे उसमें आओगे ना तुम, इतने कैजुअल तरीके से बिना एनवाईक्यू करे आओगे, मैं सही बता रहा हूं। मैं तेरे को एक चीज बताऊं, मैं मतलब बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं। देख, तुम इतने प्रिविलेज हो, प्रिविलेज समझते हो, खुशकिस्मत हो तुम एक तरीके से कि आपके मम्मी पापा ने ये बैच आपको दिलाया। दूसरी पॉइंट, आप इतने प्रिविलेज हो कि आपको यहां पर आपसे ज्यादा मेहनती टीचर मिल रहे हैं। ये दो चीजें ना सबको नहीं मिलती है, बात ध्यान रखना, ठीक है? सबको नहीं मिलता। अभी भी मेरे पास कितने ऐसे बच्चे आते हैं जो कि ये बोलते हैं कि भैया ठीक है, हमने माना आपका बैच बहुत अफोर्डेबल है, बट नहीं दिला रहे मम्मी पापा, नहीं नहीं, हम वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो पहली चीज तो तुम प्रिविलेज हो कि तुम्हें बैच मिला। दूसरी चीज, तुम्हें यहां पर अच्छे टीचर्स मिले। तीसरी चीज, यहां का मटेरियल, एनवाईक्यूज, नोट्स वाले क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में छपकर आते हैं, आएंगे, ठीक है? अब अगर इतना कुछ बनाने के बाद भी तुम उसको नहीं कर रहे हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं लगा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वेरी ऑनेस्टली ये पूरी जर्नी, ये अभय बैच इज ऑफ नो यूज। और मैं ये भी कह रहा हूं कि इसी अभय बैच में से मैं शर्त लगा के कह रहा हूं, रैंक 1 ऑल इंडिया 2026 तुम्हारे बीच में से एक होगा। वो मैं गारंटी से बोल सकता हूं। कितने बच्चे होंगे जिनके साइंस, मैथ, एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, तो मैं शर्त लगा के कह रहा हूं। बट बस फर्क है कि क्या वो तुम होगे या तुम्हारा दोस्त, क्या वो तुम होगे या फिर कोई और, राइट? फर्क क्या है कि यार ये जो बच्चे यस लिख रहे हैं ना, जिनकी क्वांटिटी बहुत कम है ना, बहुत कम बच्चे हैं जो कि यस लिख रहे हैं, एसीबी सॉल्व करिए, एसीबी बोल रहा हूं, एनवाईक्यू सॉल्व करिए, ये जो यस लिख रहे हैं, यही है वो लोग जो कि दे टॉप। मैं गारंटी से बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बात मान रहे हैं, इनको बताया ना कि हाँ यार भैया इतना करना, इतना करना, ठीक है भैया इतना तो हम करेंगे, आप बोल रहे हो तो करेंगे। और अगर तुम नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, और इतना कुछ देने के बाद भी सॉल्व नहीं करने वाले, नो यूज, नो यूज। ये एक लाइन लिखता हूं ना मैं हर बार कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, ठीक है? ये लाइन तुम्हें खुद से दोहरानी है, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। और ये तभी हो पाएगा जब तुम हर रोज जितना काम मिल रहा है उसको करोगे। अगर वो नहीं कर रहे हो, कल बोलने के बाद भी अगर आंसर आज तुम्हारा नो है ना, कि भैया नहीं करी एनवाईक्यू, कितने क्वेश्चन है एनवाईक्यू में? 15 सवाल, कुछ चैप्टर में 20 सवाल, बस। कितना टाइम लगता है 20 सवाल लगाने में? 1 घंटा, 1.5 घंटा, बस। 1 घंटा नहीं दे पा रहे एक चैप्टर के, बस मैंने छांट के, मैंने 50 किताबों के बेस्ट 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 क्वेश्चन छांट के तुम्हारे लिए दे दिए हाथ में। अब मैं कह रहा हूं कि भाई तू वो कर ले सॉल्व, कर ले सॉल्व, कर ले सॉल्व, पर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। 3 चैप्टर अपने बचे हुए हैं, अगर तुम इन 3 चैप्टर में, मतलब 3 ओनली 3 चैप्टर, बैच खत्म हो जाएगा, ओनली 3 चैप्टर, प्लीज थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा यार, है ना? इतना कैजुअली मत लो चीजों को। रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो बहुत बुरा लगने वाला है, बहुत बुरा लगने वाला है, ठीक है? नहीं फिर इस अब डिस्कशन का कोई सेंस नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि जब आप करके नहीं आए हो तो फिर मैं भी इसमें क्या डिस्कशन आपका कराऊंगा। चलो ठीक है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा, एक क्लास में हम सबसे पहले वो जो छोटा चैप्टर है आर एनवायरमेंट, उसको खत्म करेंगे। सो या नेक्स्ट क्लास आर एनवायरमेंट को पहले खत्म करते हैं, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड लास्ट चैप्टर विल बी हेरिडिटी, ठीक है? इस फ्लो में हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ आज की इस कक्षा को, इस क्लास को अंत करते हैं। बट एक चीज समझो, बिना मेहनत करे नहीं हो पाएगा, सॉरी बोलने से भी कुछ नहीं होगा बेटा।
तेरे लिए ही कह रहा हूं मैं, है ना। मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा है ये चीज बोलने में। तुमने देखा है मैं क्लासेस में तुमको ज्यादा डांटता भी नहीं हूं, और मैं बोलता हूं कि हाँ ठीक है चिल कर, तू इतनी टेंशन मत ले। बट कुछ चीजें करना इंपॉर्टेंट है, अगर तुम वो भी नहीं करोगे ना, सिर्फ बस क्लासेस देख के चले जाओगे, तो वो शायद उतना इनफ नहीं है। ये बात तेरे को भी अंदर से पता है। अगर तूने इलेक्ट्रिसिटी के एनवाईक्यू सॉल्व नहीं करे, तो क्या तेरी इलेक्ट्रिसिटी की प्रिपरेशन पूरी हुई है? खुद से सवाल पूछ। भैया ने जो क्वेश्चन कराए थे बोर्ड पे वो तो तूने करे थे, बट क्या तूने एनवाईक्यू क्वेश्चन करे? क्या तूने नॉलेज चेक करी? ब्रह्मास्त्र आया था ना, ब्रह्मास्त्र करा? सही बताओ, करा? नहीं करा ना? क्यों नहीं करा? रिसोर्सेज हैं बट यूज नहीं कर रहे। फिर नहीं हो पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा, मैं सही बता रहा हूं। और ये मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट करने के लिए बोल रहा, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि अगर चल एक बार को ब्रह्मास्त्र को भी तू साइड रख दे, ब्रह्मास्त्र को उठा के साइड रख दे, ठीक है भैया, अगर बहुत सारी बैकलॉग बनी हुई है, ब्रह्मास्त्र नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले एनवाईक्यू लेक्चर, एनवाईक्यू लेक्चर, एनवाईक्यू लेक्चर, ये तो मैंडेटरी है। अगर ये नहीं कर रहे तो फिर बैच इज ऑफ नो यूज। अगर ये नहीं कर रहे तो ब्रह्मास्त्र तो एक एडिशन है कि हाँ ठीक है, जब ये खत्म हो जाए तब हम वहां पहुंचेंगे। समझे बात को? वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, लव यू ऑल। आई होप अगली क्लास में जब तुम आओगे तो ये जितने भी एनवाईक्यूज हैं, जितने भी, आज आज प्रॉमिस कर जाओ, आज प्रॉमिस कर जाओ प्रशांत भैया से कि नेक्स्ट क्लास भैया जब हम मिलेंगे ना, एक एक एनवाईक्यू जितने आपने चैप्टर करा दिए ना अभी तक के 10 चैप्टर, इन 10 के 10 चैप्टर के एनवाईक्यूज सॉल्व करके आपके सामने लाकर कर दो खुद से वादा। आज आज ये प्रॉमिस अपना डन रहा। नेक्स्ट क्लास में सारे एनवाईक्यू आपके डन होने चाहिए, राइट? चलो ऑन दिस नोट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर, बाय।